कौन मर गया जो तुम लोग मेरे घर के बीचों बीच खड़े होकर मातम मना रही हो? माँ जी, हम तीनों भी आपकी बहू हैं, आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? हमें बहुत बुरा लग रहा है। तुम तीनों ने जो किया है ना, उसके लिए तो ये बर्ताव भी कम है। संगीता अपनी बेटी की तरह ही उन तीनों को सुनाने लगती है कि तभी वहां बाहर से पूजा करके शालू आती है और ये सब देखकर, आप इन तीनों को क्यों सुना रही हैं? ये जानते हुए भी कि गलती सारी जतिन की है, वरना कौन सी लड़की किसी ऐसे लड़के की जिंदगी में आना चाहेगी जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोई हो? तू बड़ा इनकी तरफदारी करती है। अरे तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। जहाँ तुझे अपनी गोद में लल्ला खिलाना चाहिए, वहाँ तू इन तीनों के लल्ले खिलाने की तैयारी कर रही है। मैं इन तीनों को कभी नहीं अपनाऊंगी। शादी के 2 साल के बाद भी शालू को अभी तक औलाद नहीं हुई थी, तो वहीं संगीता आज पहली बार अपनी बहू को बच्चा न होने का ताना मारती है, जो शालू के लिए काफी दुख भरा था। तो वहीं शालू की तीनों देवरानियों को भी शालू के लिए काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ वक्त और गुजरता है और आज संगीता की बहन कौशल्या उससे मिलने आई होती है। देख संगीता, जो होना था सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। वैसे मैं तुझे यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं। कहते हैं जो भी जोड़ा उनसे जाकर आशीर्वाद लेता है वो हमेशा साथ रहता है और उनके आने वाले बच्चों का जीवन भी हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। अपने सूरज और जतिन को बोल दे ताकि वो भी अपनी बीवी को लेकर बाबा के पास जाकर आशीर्वाद ले लें। सूरज और शालू को तो मैं बोल दूंगी, लेकिन ये जतिन, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब बाबा देखेंगे कि इसकी 3-3 पत्नियां हैं तो वो क्या कहेंगे। और कुछ नहीं कहेंगे। राजा महाराजा के जमाने में भी तो राजा कितनी रानियों से शादियां करते थे। कह देना कि हमारे खानदान का कोई रिवाज है। कौशल्या इतना बोल ही रही होती है कि तभी जतिन बाहर से आता है, जिसे देखकर कौशल्या, जतिन बेटा, तू आ गया। अभी हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। कल तू तीनों अपनी बीवियों को लेकर मेरे गांव आ जाना। वहां पर एक बहुत सिद्ध बाबा आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेगा ना तो जिंदगी भर सुख शांति से रहेगा। मौसी, मैं नहीं जा पाऊंगा। महीना भर होने को आ गया है मुझे शहर गए हुए। अगर काम पर नहीं गया तो वो लोग किसी और को रख लेंगे। 3-3 शादी कर सकता है, लेकिन अपनी बीवियों को लेकर नहीं जा सकता। पहले जाकर आशीर्वाद ले ले, फिर चले जाना शहर। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये कारनामा करके तू किस मुंह से वहां जाएगा? आपको जितने ताने देने हैं दे लो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं कह दिया। क्या हो गया ऐसे? ना ये अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में सोता है, ना उनसे ठीक से बात करता है, और अब ये सब। अगले दिन ही जतिन 1 हफ्ते के लिए शहर चला जाता है और आज जब 1 हफ्ते बाद गांव आता है तो छत पर बैठकर अपने हाथों में पल्लवी की फोटो लिए देखकर रोने लगता है। पल्लवी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। अब तो बस भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम जहां रहो खुश रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें खुश न रख सका। जतिन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी छत पर शालू और सूरज आते हैं और जैसे ही सूरज जतिन के हाथ में पल्लवी की फोटो देखता है तो वो उससे छीन लेता है। अब क्या तू उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है, इससे चौथी शादी करके? अरे तू चला क्यों नहीं जाता यहां से? सूरज की ऐसी बातें सुनकर जतिन सीधा नीचे आ जाता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालू रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी नजर देसी घी के लड्डू के ऊपर जाती है। लड्डू तो माँ ने भिजवाए थे। काम करती हूँ, अपनी तीनों देवरानियों को भी दे देती हूँ, सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। शालू अब वो लड्डू लेकर जैसे ही अपनी तीनों देवरानी के कमरे में बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रही हैं। हमारी वजह से इनको कितनी परेशानी हो रही है ना, कोई भी इनसे ठीक से बात नहीं करता। घर वालों को भी गांव वालों से कितने ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये हमसे कुछ नहीं कहते हैं। मैं कभी भी जतिन भैया का एहसान नहीं भूलूंगी। हाँ, सही कहा तुमने। जतिन भैया ने हमारे लिए काफी कुछ किया है। अगर मुझे जिंदगी में मौका मिला तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूंगी। शालू अभी तक जिन लड़कियों को जतिन की पत्नी समझती आ रही थी, उन तीनों के मुंह से जतिन के लिए भाई शब्द शालू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, इसका मतलब ये जतिन की बहन है, लेकिन ये इसकी बहनें कैसे हो सकती हैं? और अगर है तो जतिन ने झूठ क्यों बोला कि ये तीनों इसकी बीवी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शालू अब पूरी तरह से पजल्ड हो चुकी थी और सब कुछ उसकी समझ से बाहर जा रहा था। तो वहीं शालू कुछ देर के बाद जब उसकी तीनों देवरानियां कमरे में नहीं होती तो उनके कमरे में जाकर उनकी कुछ दिन पहले हुई मेडिकल रिपोर्ट्स को चुराकर सीधा अपने कमरे में ले आती है। और जब शालू उन्हें खोलकर पढ़ती है तो इसमें तो इन तीनों के वही सरनेम है जो इन्होंने मुझे बताए थे। इसका मतलब जतिन ने मुझसे झूठ कहा था। अब क्या सच है क्या नहीं, ये तो इसी अस्पताल में जाकर पता चलेगा। शालू अब सच का पता लगाने के लिए शहर जाने का प्लान बनाती है और अब बहाना बनाकर घर वालों से इस बारे में बात करती है। लेकिन बहू, गांव से शहर 2 से 3 घंटे का रास्ता है, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं चलता हूं ना तुम्हारे साथ, या तुम सूरज को ले जाओ। आप लोगों को काफी
काम है और मैं तो शहर सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही जा रही हूँ। वो मौसी जी रहती है ना, उनसे मिलने के लिए। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। अपने ससुराल वालों को समझाकर शालू अब सीधा गांव से शहर जाने की ट्रेन पकड़ती है और कुछ ही घंटे में शहर पहुंचकर रिक्शा पकड़कर उस अस्पताल में पहुंच जाती है जहां जतिन काम करता है। और जब शालू अपनी तीनों देवरानियों के बारे में हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो इन तीनों का चेकअप इसी अस्पताल में हुआ है। इनका नाम सुमन है, इनका नयन और इनका आरती। जतिन इन्हें यहाँ अक्सर चेकअप के लिए लाया करता था, लेकिन अब वो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, छुट्टी पर है। जतिन का इनसे कोई खास रिश्ता ना होकर भी जतिन इन तीनों का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। इसका मतलब जतिन और इन तीनों के बीच में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। मैं सही थी। आप मुझे इन तीनों के बारे में कुछ और बता सकती हैं? इनका घर, एड्रेस या कोई रिश्तेदार? सॉरी, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, यही काफी है। शालू अब सारी बात जानकर इससे पहले अपने ससुराल वालों को बताती कि तभी उसे घर जाकर पता चलता है कि कल उसकी नंद का रोका होने वाला है। बाहू, आज हमें काफी सारी तैयारी करनी है। वो लोग कल ही आ रहे हैं रोका करने के लिए, लेकिन रोका घर के बजाय मंदिर में होगा ताकि होने वाले जोड़े को सीधा भगवान का आशीर्वाद मिल सके। इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है। एक बार रोका हो जाए फिर मैं बात करूंगी। सभी लोग रोके की तैयारी में लग जाते हैं। इसी तरह अगले दिन गुजरता है और अब पूरा परिवार गांव में बने शिव मंदिर में आता है। थोड़ी देर में रीमा के ससुराल वाले भी वहां आ जाते हैं। आसपास कुछ गांव वाले भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन इससे पहले वो सब रोका शुरू करते कि तभी वहां संदीप पल्लवी को लेकर आता है और हंगामा करने लगता है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तू अपनी बेटी का घर बसाने चला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे ये वक्त बात करने का नहीं है। अब तो बात होगी और वो अभी होगी। भाई साहब, क्या आपको पता है जिस घर की बेटी से आप अपने बेटे का रोका कर रहे हैं, उसी बेटी के भाई ने 3 लड़कियों से शादी करी है। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं? आपके छोटे बेटे ने 3 लड़कियों से शादी करी है? अरे दिख नहीं रहा आपको कि इसके साथ ये 3 लड़कियां खड़ी हैं, वो भी तीनों पेट से हैं। क्या ऐसे घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे? क्या पता ये भी ऐसे ही निकले आगे जाकर। संदीप की ऐसी बातें सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं अब ये सब देखकर उन तीनों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और अब वो तीनों बस, अब बहुत हुआ। हमारी वजह से इस परिवार की इज्जत पहले ही काफी उछल चुकी है, अब और नहीं। प्लीज चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। जतिन जी, अब और नहीं। जिस इंसान ने हमें इज्जत दी, हमारा इतना ख्याल रखा, हम उसके परिवार की और बेइज्जती नहीं होने देंगे। कान खोलकर सुनिए आप लोग, हम में से किसी ने भी जतिन से शादी नहीं करी। ये हमारे पति नहीं है और ना ही ये बच्चा इनका है। सुमन की बात सुनकर जतिन के परिवार और सभी आसपास खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तीनों क्या कह रही हैं जतिन? ये तीनों ठीक कह रही हैं। मैं जब शहर गई थी ना, इसी बात का पता लगाने गई थी। मुझे ये तो पता चल गया था कि इन तीनों की शादी जतिन से नहीं हुई है, लेकिन ये सब इन्होंने क्यों किया ये नहीं पता चला। महीना भर पहले की बात है। रात का वक्त था। मैं एम्बुलेंस चलाते हुए अस्पताल जा रहा था कि तभी मुझे एक पेशेंट का कॉल आता है जो सुमन थी और वो काफी रो रही थी। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? आप फिक्र मत करिए, आप मुझे बस एड्रेस बताइए, मैं अभी आता हूं, कुछ नहीं होगा। जतिन जैसे ही सुमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि सुमन एक पार्क के बाहर खड़ी है। रात का वक्त है, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है और सुमन काफी रो रही है और उसकी हालत भी काफी खराब है। मैडम, आप ठीक तो है ना? और आप इस वक्त ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। जब उन्हें पता चला कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा लड़का नहीं लड़की, तो उन्होंने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में भी कोई नहीं है। प्लीज भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप रोना बंद करिए, आपकी हालत वैसे ही इतनी खराब है। आप चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जतिन सुमन को अपनी एम्बुलेंस में बिठाता है और उसे अस्पताल की तरफ ले जाने लगता है कि तभी रास्ते में जतिन को एक ब्रिज के नीचे किनारे एक खड़ी लड़की मिलती है जो नीचे नदी में कूदने ही वाली थी। कि तभी जतिन जल्दी से अपनी एम्बुलेंस रोकता है और उस लड़की को गिरने से रोक लेता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नयन होती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये तुम क्या करने जा रही थी? और तुम तो पेट से हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और वो देश छोड़कर चला गया। इतने महीनों से मैंने इस राज को अपने घर वालों से छुपाया, अब क्या करूं मैं? अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी मासूम की जान लो? तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। लेकिन समाज मुझे ताने मारेगा, उसका क्या? कोई है जवाब इसका तुम्हारे पास? नयन की बात सुनकर जतिन सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक से नयन को चक्कर आते हैं, वो बेहोश हो जाती है। जिसे देख जतिन नयन को अपनी एम्बुलेंस में बिठाता है और वो नयन और सुमन दोनों को ही लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। और थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब, अब वो दोनों कैसे हैं? उनकी हालत तो ठीक है ना?
नयन और सुमन दोनों ही ठीक हैं, लेकिन वो अभी ट्रॉमा में है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। पता नहीं दोनों कैसे अकेले बच्चों को संभालेंगे। मेरे ख्याल से उन्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। उसमें भी तो उनका साथ देने वाला कौन है? मुझे तो उन दोनों पर काफी तरस आ रहा है। दोनों बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद अब जतिन हॉस्पिटल के बाहर आता है और देखता है कि एक राजेश नाम का आदमी अपनी गर्भवती पत्नी पर आरती पर चिल्ला रहा है। मैंने क्या कहा, समझ नहीं आया क्या तुझे? तू मुझे 10 लाख रुपए दहेज लाकर दे या तो इस बच्चे को गिरा दे। बिना पैसे के मेरे बच्चे को नहीं पाल सकूंगा। राजेश अब आरती पर हाथ उठाने वाला था कि तभी जतिन उसका हाथ पकड़ लेता है। शर्म नहीं आती अपनी प्रेग्नेंट बीवी पर ऐसे हाथ उठाते हुए, वो भी चंद पैसों के लिए? कैसे इंसान हो तुम? आप इन्हें समझाइए ना, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी इतनी बड़ी रकम? अरे जब इसके घर वालों के पास पैसे नहीं है तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? क्या तेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तू मेहनत करके खुद पैसा कमा सके? अबे तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? और इसकी इतनी फिक्र हो रही है तो ले जा इसे अपने साथ और पाल ले इसे और इसके होने वाले बच्चे को। राजेश आरती को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद अब जतिन आरती की ऐसी हालत देखकर उसे अस्पताल के अंदर लेकर आता है और अब थोड़ी देर बाद वो तीनों प्रेग्नेंट औरत एक साथ होती हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं कैसे इस बच्चे को पालूंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो तो जहर खाकर मर जाएंगे। मेरा तो इस दुनिया में ही कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम तीनों मेरी बहनें जैसी हो, लेकिन मैं जितना समाज के बारे में जानता हूँ वो बिना बाप के बच्चों को पलने नहीं देगा। भले ही तुम शादीशुदा हो या नहीं, मैं तुम तीनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। जतिन अच्छे से जानता था कि नयन का शादीशुदा ना होना और सुमन आरती का पति द्वारा छोड़ा जाना, उन तीनों का ही समाज में रहना, वो भी अपने बच्चों के साथ काफी मुश्किल है। इसलिए जतिन उन तीनों से शादी का झूठा नाटक करता है ताकि समाज में उन्हें थोड़ी इज्जत मिल सके। और जब ये बात सारी जतिन के परिवार वालों और बाकी लोगों को पता चलती है तो मुझे नहीं पता कि ये सारी बात जानकर इन लोगों की सोच तुम्हारे लिए क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर मेरी नजर से देखा जाए तो तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। अरे भाई, हम जतिन को कितना गलत समझते थे, लेकिन उसने तो इन लड़कियों की इज्जत के लिए ये सब किया। मैंने कैसे आपको इतना गलत मान लिया? मुझे माफ कर देना भैया। हमारे गांव का असली मर्द तो जतिन है, जिसने औरतों की इज्जत के लिए खुद की इज्जत को नीलाम कर दिया। मुझे भी माफ कर देना। मैं तो तुम्हें हमेशा से अपना छोटा भाई समझती थी और मैं ही तुम्हें नहीं पहचान पाई। बाबा, मैं आपसे कहती थी ना कि जतिन की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मेरा जतिन ऐसा था ही नहीं। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप सबको ठेस पहुंची है, लेकिन मैं और क्या करता? ये समाज कभी इन तीनों को उनके बच्चों के साथ इज्जत से नहीं जीने देता, इसलिए मैंने ये सब किया। इन्होंने एक भाई बनकर हमारा उस वक्त साथ दिया जब हम पूरी तरह से अकेले थे, तो हम कैसे इन पर और लांछन लगने दे सकते थे? तुमसे तो मेरा सबसे गहरा रिश्ता है और मैं ही तेरी इन आंखों के पीछे छुपे इतने बड़े राज को नहीं पहचान पाई। अब सभी गांव वाले मिलकर जतिन को सराहना करते हैं, जिसके बाद अब धूमधाम से रीमा का रोका होता है। तो वहीं अब संदीप भी खुशी खुशी पल्लवी का हाथ जतिन के हाथ में दे देता है और अब बिना देरी करे जतिन और पल्लवी की धूमधाम से शादी हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। आरती और नयन की डिलीवरी के दिन करीब आ जाते हैं, जहां दोनों ही अस्पताल में प्यारे से बेटों को जन्म देती है। अरे ये तो बिल्कुल तुम पर गया है, इसकी नाक तो देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। जेठानी जी, क्या आप इसे अपनी गोद में नहीं लेना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरा बच्चा आपकी गोद में जाए ताकि इसे आपका आंचल और प्यार मिल सके। लेकिन तुमने तो उसे जन्म दिया है, सबसे पहले तो तुम्हें इसे गोद में लेना चाहिए। आप भी इसकी माँ हैं, आपने हमारा कितना ख्याल रखा, और आप न होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। शालू अब उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। तो वहीं इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। सुमन की डिलीवरी का दिन भी करीब आ जाता है, जहां वो प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। और अब कुछ दिनों के बाद वो तीनों अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती हैं। और जब ये बात पूरे परिवार और आसपास के लोगों को पता चलती है तो अरे तुम तीनों कहाँ जा रही हो? बच्चों को लेकर शहर ले जाकर करोगी क्या? हमारे साथ रहो। हमें भी नहीं पता कि हम शहर जाकर क्या करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। देखिए, तुम तीनों को काम ही करना है तो फिर यहाँ गांव में रहकर क्यों नहीं करती? कुछ समय पहले ही गांव में एक स्कूल खुला है, वहां पर तुम लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। इससे अच्छा काम और क्या करोगी? सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी बहाने तुम लोग हमारे साथ भी रहोगी। और अगर शहर में कोई दिक्कत आ पड़ी तो फिर क्या करोगी? इससे अच्छा तुम यहीं रहकर काम करो और हम सबके साथ रहो।
सबकी बात मानकर अब वो सभी गांव में रुककर ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। तो वहीं सुमन अब गांव में अपना एक सिलाई का बुटीक खोल लेती है और अब तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी भी जतिन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और आखिर में बिना बाप के भी ये तीनों माँ इज्जत और सम्मान के साथ